हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, योर टीचर फॉर क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़। हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं सो गो एंड वॉच देम। दीज आर आवर प्रीवियस वीडियोस टू द चैप्टर्स। निकाल लीजिए अपनी कंसेप्ट रजिस्टर जिसमें हम नोट डाउन करेंगे सारे कंसेप्ट्स, एंड निकालिए Q&A रजिस्टर जिसमें हम नोट डाउन करेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो आज के सेशन में आपको करवाने वाली हूँ। सो स्टूडेंट्स, आप सभी हैं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। वी प्रोवाइड यू फ्री एजुकेशन from kindergarten to class 12th. We make you prepare for CBSE board as well as some state boards also. If you want e-notes and e-books, the links are given in the description below. We provide you fully organized complete courses along with daily practice problems. So देर किस बात की है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी कंसेप्चुअल। द टॉपिक का नाम है हमारा पार्टनरशिप। ये चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सब टॉपिक है, सब टॉपिक नंबर 3। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन अपन ने सबसे पहले देखा था, चैप्टर ओवरव्यू देखा था, फिर हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर पढ़ा था HUF, और अब हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। ओके, सो स्टूडेंट्स, आखिर पार्टनरशिप की नीड क्यों हुई जब सोल प्रोप्राइटरशिप थी? तो सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने देखा था एक अकेला व्यक्ति, लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, सोल रिस्क बियरर, सब खुद ही उसको हैंडल करना है। डेथ हो गई तो फर्म ही बंद, या फिर वो कैरी ऑन नहीं हो सकती, स्कोप एक्सपेंशन का था ही नहीं। सो इन सारे डिसएडवांटेजेस ने जगह बनाई एक न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, दैट इज पार्टनरशिप। So students, the inherent disadvantage of sole proprietorship in financing, managing, expanding the business paved the way for partnership. Now, the partnership serves as an answer to the needs of greater capital investment, varied skills and sharing of risk. लास्ट टर्म आपको डिफाइन करता है पार्टनरशिप, दैट इज शेयरिंग। जब हमारे पास एक पराठा होता है तो हम अपने फ्रेंड को उसमें से तोड़ के, सामने अगर वो बैठा हो तो उसको भी खिलाते हैं, राइट? इसी से अगर हम देखें, अगर हमारे पास 2 लोग होते हैं तो ज़्यादा फ्रूटफुल होती है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ज़्यादा मज़ा आता है उसको करने में भी, सारे कामों को। सो आप देखिए, 2 लोग होंगे या 2 से ज़्यादा लोग होंगे तो कैपिटल भी वो लोग लेके आएंगे, और डिसीजंस भी उन सब के आपस के होंगे, ज़्यादा स्कोप होगा मैनेजरियल स्किल्स का। इसके अलावा प्रॉफिट्स भी सब में आपस में बटेंगे और लॉसेस भी सब आपस में शेयर करेंगे। सो कितनी अच्छी बात है कि भार एक इंसान के सिर पे नहीं, अब वो बट चुका है। सो यही चीज़ आपको यहाँ पर समझाई गई है। पार्टनरशिप सर्व्स एज एन आंसर टू द नीड्स ऑफ greater capital investment, varied skills as well as sharing of risk. The Indian Partnership Act 1932 defines partnership as the relation between persons who have agreed to share profits of the business carried on by all or any one of them acting for all. So carried by all or any one of them acting for all, ये होती है म्यूचुअल एजेंसी, यानी सबके बिहाफ पर कोई एक अकेला व्यक्ति भी काम कर सकता है और सब एक साथ मिलके भी काम कर सकते हैं। सो कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, अब जब मैं आपको टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन है जो आपको लिखनी पड़ेगी अगर आ गया डिफाइंड पार्टनरशिप। सो लिखिए, इसको नोट डाउन करिए फटाफट। चलिए, आई होप आपने इसे नोट डाउन कर लेंगे पॉज करके। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। सो फीचर्स बहुत सारे हैं। फर्स्ट इज योर फॉर्मेशन, सेकेंड इज रिस्क बियरिंग, थर्ड इज कंटिन्यूटी, फोर्थ इज लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, फिफ्थ इज लाइबिलिटी, सिक्स्थ इज डिसीजन मेकिंग एंड सेवेंथ इज नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो इतने सारे फीचर्स हैं, एक एक फीचर को अच्छे से स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज फॉर्मेशन। सो आखिर पार्टनरशिप बनती कैसे है? तो लॉ तो हमें पता है, सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई एक्ट नहीं था। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हिंदू लॉ था जिसको बोलते थे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जो अमेंड हुआ था इक्वालिटी के प्रोविजंस के साथ, जिसको हम बोलते थे हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। सो यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप का तो कोई एक्ट नहीं था, बट पार्टनरशिप का एक्ट है, दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो फॉर्मेशन कैसे होता है? सो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इट कम्स इनटू एक्सिस्टेंस बाय लीगल एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट किसके बीच में होता है? पार्टनर्स के बीच में होता है।
इस एग्रीमेंट का नाम क्या होता है? पार्टनरशिप डीड नाम होता है. इन दिस एग्रीमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनर्स, द रेशियो ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर स्पेसिफाइड. पार्टनर्स मस्ट enter into an agreement for carrying a lawful business run with the motive of earning profit. So if two people join together for a charitable purpose, it is not partnership, and even if the two people are joining together for unlawful activities such as robbery, stealing, gambling, etc. not partnership. अब मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देती हूँ. मान लीजिए स्टूडेंट्स, एक है मिस्टर ए और दूसरे है मिस्टर बी. इन दोनों ने मिलके सोचा कि चलो वेस्टर्न गर्ल्स क्लोथिंग की शॉप खोलते हैं. ठीक है, तो वेस्टर्न गर्ल्स क्लोथिंग की शॉप इनने ओपन करी. अब इन्होंने कैपिटल लेके आए, अपना अपना. ए कुछ पैसे लेके आया, बी कुछ पैसे लेके आया. ठीक है, ये पैसे इन्होंने इस बिजनेस में लगाए, वेस्टर्न गर्ल्स क्लोथिंग. अब इसके बाद सारे एक्सपेंसेस इन्हीं के पैसों से हुए. इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड कर दिया, लॉसेस कैसे बियर करेंगे वो डिसाइड कर दिया. अगर कोई लोन वगैरह लेना हो तो कितने इंटरेस्ट पे, फिर कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये सब इन्होंने आपस में डिसाइड किया. एक उन्होंने डीड बनाई, डीड मतलब डॉक्यूमेंट बनाए और इसमें सब लिखा. इस डीड पर ए ने साइन किया और बी ने भी साइन किया. तो अब मतलब पार्टनरशिप बन चुकी है. ठीक है, और ये डीड एक लीगल एग्रीमेंट है. ऐसा बोला जाता है मस्ट करो, डीड बनाओ. ठीक है, मस्ट, बट कंपलसरी नहीं है. आप ओरल एग्रीमेंट भी कर सकते हो, रिटर्न एग्रीमेंट भी कर सकते हो, बट कंपलसरी नहीं है. डीड बनाने के अपने बेनिफिट्स होते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के अपने बेनिफिट्स होते हैं, बट पार्टनरशिप में ये सब ऑप्शनल होता है. मन है तो आप बनाइए प्रॉपर चीज़ें, नहीं मन है तो नो नीड फॉर दिस. But it is advisable that you must enter into agreement for carrying a lawful business. अब अगर ए और बी वेस्टर्न क्लोथिंग की शॉप ना खोलते हुए ड्रग्स को सप्लाई कर रहे होते, सो दिस इज नॉट पार्टनरशिप. अगर ए और बी वेस्टर्न क्लोथिंग की शॉप ना खोलते हुए दान धर्म के काम कर रहे थे, दिस इज नॉट पार्टनरशिप, दिस इज अ एनजीओ. यू कैन ओपन अ एनजीओ फॉर दैट. ओके, सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होती है. स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप एक डीड के थ्रू फॉर्म होती है, बट ये डीड ऑप्शनल है. बनानी है बनाओ, नहीं बनानी है मत बनाओ. इट डिपेंड्स ऑन द पार्टनर्स. पर अगर बनाएंगे तो एक क्लैरिटी ऑफ वर्क रहता है एंड ये लीगल एग्रीमेंट होता है, इसलिए सब कुछ स्मूथ फंक्शन होता है. एंड आप केस भी कर सकते हो अगर कुछ गलत हुआ तो. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट फीचर, लाइबिलिटी. अब सोल प्रोप्राइटरशिप की लाइबिलिटी कैसी थी? सोल प्रोप्राइटरशिप की लाइबिलिटी थी अनलिमिटेड. यानी अगर कुछ भी नुकसान हुआ वो सोल प्रोप्राइटर पूरी नुकसान की भरपाई करता था. उसके पर्सनल एसेट्स भी लाइबल हो जाते थे. जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता की लाइबिलिटी कैसी थी? अनलिमिटेड. और को पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी थी? लिमिटेड. राइट, बट पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो जॉइंट एंड सेवरल है और अनलिमिटेड है. सो लाइबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड. यानी अगर इन्होंने लॉसेस की भरपाई नहीं करी तो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स भी लाइबल हो जाएंगे. यानी मान लीजिए 5 लाख का लॉस हुआ. ठीक है, मिस्टर ए के पास 2 लाख, मिस्टर ए का जो शेयर बचा है प्रॉफिट्स का वो 2 लाख है और मिस्टर बी का 2 लाख है. बचे हुए 1,50,000 करके दोनों अपने घर से लेके आएंगे. चाहे वो लॉकर में पड़े हुए पैसे लेके आए, गोल्ड बेच के लेके आए, कार बेचे, स्कूटी बेचे, जो उनके पास एसेट्स है वो बेचे, बट वो पैसे उनकी भरपाई करनी पड़ेगी उनको अपने पर्सनल एसेट्स से. इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी. ओके, नाउ द पार्टनर्स आर इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली लायबल टू पे बैक द डेट्स ऑफ द फर्म. एंड अब आपने क्या देखा? इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली. यानी पहले तो वो आपस में फर्म में पे करेंगे लाइबिलिटी को, बट अगर फिर भी भरपाई नहीं हुई तो अपने पर्सनल एसेट से भरपाई करेंगे. चाहे वो कैश ले आए लॉकर से, चाहे कुछ भी ले आए, बट लॉसेस की भरपाई तो करनी पड़ेगी. एट द टाइम्स ऑफ लॉस, if the firm assets are not sufficient to pay back the debts, then creditors can claim over the personal property of the partners. For example, मिस्टर ए एंड बी हैं, इन्होंने वेस्टर्न क्लोथिंग की शॉप खोली. इन्होंने लोन लिया था एक मनी लेंडर से या कोई भी इन्वेस्टर से. ठीक है, एक अमाउंट सैंक्शन किया था टू रन द बिजनेस ऑपरेशंस, वो था 6 लाख रुपए. ठीक है, इनको लॉसेस हो गए अप्रॉक्स 5 लाख के. 1 लाख तो इनको वापस कर चुके थे, बट 5 लाख नहीं वापस कर पाए.
अब इनकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नहीं बचा था, इनने इस शॉप का रेंटल वगैरह सब हटा दिया, वो भी खर्चे एलिमिनेट करे, बस 1 लाख रुपए बचे थे, वो पे करने थे, बट साथ में 4 लाख और भी तो बचे थे। तो क्या किया क्रेडिटर्स ने मिस्टर ए से बोला कि 2 लाख आप लेके आइए, बी से बोला 2 लाख आप लेके आइए, और चाहे आप अपने पर्सनल एसेट्स, पर्सनल प्रॉपर्टी बेचो, आई डोंट केयर, बट आई वांट माय मनी बैक। ऐसा ही होता है पार्टनरशिप में, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लॉस हुआ तो आपके घर की चीज़ें भी लायबल हो जाएंगी, आपको भरपाई करनी पड़ेगी और कर्जा चुकाना पड़ेगा। सो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है पार्टनरशिप का। बल्कि हाँ, पार्टनर्स होते हैं, अनलिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन है, आप आगे बढ़ सकते हो, बहुत 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोगों की मैनेजरियल स्किल्स होती हैं, तो आप इसको नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हो। पर अगर लॉसेस हो गए तो यहाँ आके इस पर्टिकुलर एंगल पे आके, अनलिमिटेड लाइबिलिटी पे आके आप अटक जाओगे। ओके, नाउ कमिंग टू रिस्क बियरिंग। अब पार्टनरशिप फर्म है, आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हो, लॉसेस बांट रहे हो, तो रिस्क तो है, ठीक है। सो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज द रेशियो स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, जो पार्टनरशिप डीड की जिक्र किया था मैंने एकदम स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स, तो वो जो पार्टनरशिप डीड है, आप उसमें रेशियो लिख सकते हो कि ए और बी 2:3 या 1:1 या 3:2 या 2:5, इस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे। अब हो सकता है उन्होंने ये रेशियो ऐसे ही बना लिया, हो सकता है जिसने जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उस हिसाब से उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है। पर अगर डीड नहीं बनाई है तो ऐसा मान के चलते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर हो रहे हैं। आई रिपीट अगेन, पार्टनरशिप डीड जो होती है ना स्टूडेंट्स, उसमें अगर पार्टनर्स चाहें तो एक रेशियो सेट लिख सकते हैं। जैसे ए और बी की वेस्टर्न क्लोथिंग की शॉप थी, उन्होंने आपस में डिसाइड किया 2:3 में अपन प्रॉफिट शेयर करेंगे और लॉसेस शेयर करेंगे। पर मान लीजिए अगर उन्होंने वो डीड बनाई नहीं, मैंने कहा था ना डीड बनाना मस्ट है बट कंपलसरी नहीं है लॉ द्वारा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं है पार्टनरशिप का। अगर पार्टनरशिप फर्म चाहती है, उसके पार्टनर्स चाहते हैं, तो आप करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन और बना सकते हैं डीड। पर अगर आप नहीं चाहते हो, इट्स कम्प्लीटली फाइन। नहीं बनाने के डिसएडवांटेजेस हैं, बनाने के एडवांटेजेस हैं, बट कुछ फर्म्स आज भी इंडिया में ऐसी हैं जो नहीं बनाती हैं। तो अगर डीड साइलेंट है या फिर आपने डीड बनाई ही नहीं, तो प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे शेयर होंगे? इक्वली 1:1 के रेशियो में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो रिस्क बियरिंग, तो रेशियो जो स्पेसिफाई होता है या फिर जो 1:1 हो गया, अगर रेशियो स्पेसिफाई नहीं है तो जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिवाइड होता है मेंबर्स के बीच में, ठीक है। और रिस्क भी इक्वली डिवाइड होती है, लॉसेस भी इक्वली डिवाइड होते हैं। आपको समझ में आया? सेम चीज़ है। एक एग्जाम्पल के थ्रू और देख लेते हैं कि B एंड C आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। उन्होंने डीड बनाई और पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन भी किया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, और डीड में लिखा कि हम 3:5 में जो प्रॉफिट्स हैं वो शेयर करेंगे एंड लॉसेस भी शेयर करेंगे। तो उनकी रिस्क कैसे बियर होगी? इसी रेशियो के अकॉर्डिंग ही बियर होगी, ठीक है। क्योंकि 3 लाख रुपए कैपिटल लेके आया था बी एंड 5 लाख रुपीस कैपिटल लेके आया था सी, इस हिसाब से उन्होंने रेशियो बनाया। बट ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जितना कैपिटल लेके आओगे उस हिसाब से ही रेशियो बनाना है। आप कोई भी रेशियो बना सकते हो आपस में डिसाइड करके, ठीक है। आपस में डिसाइड करके इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ स्टूडेंट्स, मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं था, मिस्टर बी ने डीड नहीं बनाई, ये डीड नहीं बनाई और ना ही रजिस्ट्रेशन करवाया, तब कुछ लिखा भी नहीं है कि कौन से रेशियो में जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं वो शेयर होंगे। तब लॉ ऐसा बोलता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कि 1:1 रेशियो अप्लाई होगा, यानी इक्वल। सेम बात यहाँ पर लिखी है। सो यही होता है रिस्क बियरिंग का फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिसीजन मेकिंग। सो पार्टनर्स हैं, 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, डिसीजन भी सब मिलके लेंगे, ठीक है। सो ऑल द पार्टनर्स आर अलाउड टू मैनेज द पार्टनरशिप फर्म। They may specify the work area of each partner in the partnership deed also. Generally, day-to-day management is carried on by 1 or 2 partners, whereas for crucial decisions, all the partners are consulted. ठीक है। कंटिन्यूटी, पार्टनरशिप फर्म, अगर मान लीजिए किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, क्या पार्टनरशिप बंद हो जाएगी? नहीं, वो कंटिन्यू होगी। फर्म्स जो पार्टनर्स हैं वो आपस में मिलकर फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यूज टिल ऑल द पार्टनर डिजायर टू कंटिन्यू।
जब तक सारे पार्टनर्स की इच्छा है ना, चाहे वो 2 पार्टनर हो, चाहे वो 3 हो, चाहे 5 हो, सारे पार्टनर्स की इच्छा है ना फर्म को चलाने की, तब तक फर्म चलेगी। लीगली इट कम्स टू एन एंड एट द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एनी वन पार्टनर। अभी क्या होता है, अभी का सिनेरियो इंडिया में कि लीगली अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है और रिटायरमेंट हो जाता है, यानी उसकी एज एक बियॉन्ड लेवल पे 60 अबाव या कोई बियॉन्ड लेवल क्रॉस कर जाती है, तो सारे पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि अब बंद कर देते हैं फर्म। ठीक है, तो लीगली तो ऐसा ही होता है। इवन आफ्टर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑल्सो पार्टनरशिप फर्म कैन कंटिन्यू इफ द रिमेनिंग पार्टनर्स अग्री। तो इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ, ए, बी और सी 3 पार्टनर्स थे पार्टनरशिप फर्म में, बी रिटायर हो गया। ठीक है, पहले इनके बीच में रेशियो था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:3। अब ए और सी ने सोचा कि फर्म बर्न करने से अच्छा अपन ही 1:3 के रेशियो में, प्रॉफिट एंड लॉसेस के रेशियो में अपन फर्म को चलाते हैं। तो यही लाइन यहाँ पे लिखी है, पार्टनरशिप फर्म कैन कंटिन्यू इफ द रिमेनिंग पार्टनर अग्री। ए और सी ने अग्री किया कि चलो फर्म बनाते हैं नई वाली, और बी चले गया। ठीक है, बी को उसका हिस्से का शेयर मिल गया। ठीक है, दे सेटल द क्लेम ऑफ आउटगोइंग पार्टनर एंड देन कंटिन्यू विद द बिजनेस। ठीक है, पुराना बी के सारी चीज़ें उनको निपटानी पड़ेगी एंड फिर वो न्यू रिनोवेटेड पार्टनरशिप यूज़ कर सकते हैं, यानी चला सकते हैं। ओके, with a new PSR, profit sharing ratio. Number of partners. So number of partners is subject to a lot of conditions. चलिए देखते हैं. So minimum number of partners to form a partnership firm are 2 and maximum as per section 464 of Companies Act 2013 is 100, subject to the number prescribed by government. At present, as per Rule 10 of Companies Act 2000 it is 2013, the maximum number prescribed by government is 50. Okay, so students, Companies Act के 2 sections हैं जो इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि एज पर सेक्शन 464, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 464 बोलता है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम 100 पार्टनर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, पर अभी जो कंपनीज एक्ट का रूल 10 है, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स, तो रूल 10 जो है एज पर कंपनीज एक्ट 2013, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट इज 50। तो मैक्सिमम नंबर है 50। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है रूल 10 के हिसाब से मैक्सिमम नंबर कितना है, सेक्शन 464 के हिसाब से मैक्सिमम नंबर कितना है, तो आप उस हिसाब से बताओगे। ओके स्टूडेंट्स, सो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं, 2। मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर्स है, कैन इट गो ऑन, इज इट लीगल, यस। मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म में 150 मेंबर्स हैं, इट कैन नॉट प्रोसीड, कंपनी बना लो, इतने पार्टनर्स रखने की क्या नीड है। मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म में 60 मेंबर्स हैं, तो येस यू कैन कैरी इट आउट एज पर सेक्शन 464, बट यू हैव टू टेक सर्टेन परमिशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू कैरी इट आउट बियॉन्ड 50। ओके, सो ये सारी चीज़ें होती हैं पार्टनरशिप के नंबर ऑफ पार्टनर्स क्राइटेरिया में। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं म्यूचुअल एजेंसी पर। तो जो मैंने शुरू में एक लाइन बोली थी, डू यू रिमेंबर दैट, कैरीड ऑन बाय ऑल or any one of them acting for all, that particular line leads us to the new topic or a new feature, that is mutual agency or relations. So every partner is a owner as well as agent of the firm and agent of other partners. तो मान लीजिए A, B, C, D, E, ये 5 पार्टनर्स हैं, तो हर पार्टनर ओनर है। ठीक है, ये भी ओनर है, ये भी ओनर है, ये भी ओनर है, ये भी ओनर है और ये भी ओनर है। ठीक है, एंड एजेंट ऑफ अदर पार्ट, एजेंट ऑफ द फर्म, और इनकी फर्म का नाम है मेसर्स XYZ ट्रेडर्स। ठीक है, तो इस ट्रेडर्स जो फर्म थी, इसमें ये 5 पार्टनर्स हैं, तो ये सारे पार्टनर, ए भी इसका एजेंट है, बी भी इस फर्म का एजेंट है, सी भी इस फर्म का एजेंट है, डी भी इस फर्म का एजेंट है और ई भी इस फर्म का एजेंट है। ठीक है, अब एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, ए, बी, सी, डी और ई का एजेंट है, बी, ए, सी, डी, ई का एजेंट है, सी, बी, ए, डी, ई का एजेंट है, डी, ए, बी, सी, ई का एजेंट है और ई, ए, बी, सी, डी का एजेंट है।
तो आपने क्या देखा, द एवरी पार्टनर इज ओनर एज वेल एज एजेंट ऑफ द फर्म एंड द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, द एक्ट्स ऑफ वन पार्टनर आर बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर। ये अगर कोई भी डिसीजन लेगा या कोई भी एक्ट करेगा, मान लिया जाएगा कि वो एक्ट किसने किया है, और बी सी डी और ई ने भी किया है, ठीक है। ईच पार्टनर इज एंटाइटल टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर्स, यानी हर पार्टनर एलिजिबल है कि वो बाहर की पार्टीज, एक्सटर्नल पार्टीज से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर कर सकता है। द कॉन्ट्रैक्ट साइन बाय एनी वन ऑफ द पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर। मान लीजिए ए ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो बी सी डी ई ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारा इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, तुमने साइन किया, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर उसने साइन किया है तो उसने पूरी पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे साइन किया है, राइट स्टूडेंट्स। तो यही चीज़ यहाँ पर बोली गई है, द कॉन्ट्रैक्ट साइन इज बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर्स। नाउ नेक्स्ट, पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसी को ही तो बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। सो ये बात याद रखनी है एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। नाउ स्टूडेंट्स, अब आते हैं मेरिट्स एंड एडवांटेजेस पर। सो मेरिट्स एंड एडवांटेजेस क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट, इजी टू फॉर्म, जल्दी से बन जाती है। लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, थर्ड सीक्रेसी, फोर्थ लाइबिलिटी, फिफ्थ रिस्क शेयरिंग। ओके, प्लीज मेक दिस फ्लो चार्ट इन योर नोटबुक, कंसेप्ट नोटबुक। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप वीडियो पॉज कर करके प्रॉपर नोट्स बना रहे हो, पूरे सेशन के प्रॉपर नोट्स बनाना। फिर देखना, हमें 12th और 11th के जो बोर्ड्स हैं, 12th और 11th का जो बेस है, उसमें अपन को कोई भी हरा नहीं सकता। मैं 11th भी पढ़ाती हूँ, मैं 12th भी पढ़ाती हूँ। सो दोनों के कंसेप्ट्स आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। सो येस स्टूडेंट्स, अपना बेस बनाइए अच्छे से एंड इस फ्लो चार्ट को अच्छे से नोट डाउन करो, देन हम प्रोसीड करेंगे टू द कंसेप्ट्स। चलिए, लेट्स अंडरस्टैंड ऑल द मेरिट्स। ओके, द फर्स्ट मेरिट इज इजी टू फॉर्म, पार्टनरशिप इज वेरी इजी टू फॉर्म। फिर लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सीक्रेसी, एक एक को डिटेल में अपन समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, इजी टू फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ओपन करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस 2 लोग चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा लोग, एंड उनके बीच में एक ओरल या रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। रिटर्न एग्रीमेंट को अपन क्या बोलते हैं, डीड बोलते हैं। सो इट इज़ वेरी इजी टू फॉर्म, नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड, इवन द रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये गवर्निंग एक्ट है, ठीक है, पार्टनरशिप्स का। तो ये एक्ट ये चीज़ बोलता है कि जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 2 और मोर पर्सन्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, और ये बोलता है अलॉन्ग विथ, ठीक है, कंपनीज एक्ट ये बोलता है, कंपनीज एक्ट 2013 ये बोलता है, उसका सेक्शन 464 कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होने चाहिए 100, एंड रूल नंबर 10 बोलता है कंपनीज एक्ट का कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होने चाहिए 50, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने कोई टिप्पणी नहीं करी, और अलॉन्ग विथ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट रजिस्ट्रेशन के बारे में बोलता है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप करा सकते हैं, अगर आपको नहीं कराना है पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन तो आप मत कराइए, मतलब रजिस्ट्रेशन उन्होंने ऑप्शनल कर दिया है। पर अगर स्टूडेंट्स आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, बीइंग इन अ पार्टनरशिप फर्म, कोई भी पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन नहीं कराती है, सो दे वोंट बी एबल टू फाइल केस ऑन एनीवन हु डज फ्रॉड विद देम, दे वोंट बी एबल टू फाइल अ केस ऑन देयर पार्टनर्स कैन नॉट फाइल अ केस ऑन एक्सटर्नल पार्टीज। तो जो गवर्निंग है ना वो थोड़ी सी वीक हो जाएगी। बट ऑन दी अदर हैंड अगर रजिस्ट्रेशन होता है तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। डीड बनाते हो आप, वेल एंड गुड, नहीं बनाते हो इट्स ओके। तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। तो डीड के लिए भी ऐसा है, ऑप्शनल है। आप ओरल एग्रीमेंट भी कर सकते हो, बातों से बस डिसाइड कर लो ये करना है, प्लस आप डीड भी बना सकते हो, यानी रिटर्न एग्रीमेंट भी आप कर सकते हो, या फिर आप बिना एग्रीमेंट के चल रहे हो, नॉर्मल टर्म्स पे चल रहे हो, वो भी चलेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इजी टू फॉर्म। नाउ
balanced decision making. In partnership the partners can divide the work according to their skill and knowledge. So partners क्या करते हैं, अपनी skill और अपनी knowledge के हिसाब से अपना काम बांट देते हैं. Okay, so division of work leads to specialization and efficiency in management and other activities of the firm. ठीक है, तो क्योंकि दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं तो काम बढ़ जाता है, और काम बढ़ जाता है तभी अच्छे से हो पाता है, राइट स्टूडेंट्स. सो ये थे अपने दो मेरिट्स. Now, larger financial resources. So in a partnership firm, the capital is contributed by number of partners that makes it possible to raise larger amount as compared to sole proprietorship. सबसे ज़्यादा पता है कैपिटल कहाँ आ पाता है, जब हम शेयर होल्डर से पैसा बुलवाते हैं कंपनी में. बट सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे कम पैसा मिलता है इन कैपिटल फॉर्मेट और कैपिटल फॉर्म. बट पार्टनरशिप में सोल प्रोप्राइटरशिप से ज़्यादा कैपिटल आता है और कंपनी से कम कैपिटल आता है. ठीक है, कंपनी में शेयर होल्डर्स लेके आते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला व्यक्ति लेके आता है. सो उनके बीच है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो दो या दो से ज़्यादा लोग कैपिटल लेके आते हैं. सो यहाँ पर अपन लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल लेके आ सकते हैं एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटर. ठीक है, रिस्क शेयरिंग. सो रिस्क कैसे शेयर होती है, मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स आपस में, मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी. इन्होंने डिसाइड करा कि हम 2:3:4 के रेशियो में प्रॉफिट्स शेयर करेंगे. कौन से रेशियो में स्टूडेंट्स, 2:3:4. तो जब वो प्रॉफिट शेयर करेंगे तो रिस्क भी बियर वो इस ही रेशियो में करेंगे. सो रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग अ पार्टनरशिप फर्म आर शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स. दिस रिड्यूसेस एंजाइटी, बर्डन, स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल पार्टनर्स. क्योंकि बराबर से सब बट रहा है ना, और बराबर से लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो बट रहा है, इसलिए टेंशन नहीं होती. नाउ सीक्रेसी. पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड to publish its accounts and submits its report. Hence, it is able to maintain confidentiality of information relating to its operations. अब registration compulsory नहीं है, इसलिए records and reports submit करना भी compulsory नहीं है, public करना भी compulsory नहीं है. इसलिए जितनी भी information है वो firm के अंदर ही रहती है, public को नहीं पता चलती, इसलिए वो बहुत ही confidential होती है. Okay, so secrecy confidentiality से related होता है. नाउ लिमिटेशंस. सो लिमिटेशंस क्या होती है, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं. सो लिमिटेशंस में अपन ने देखा था, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको ये फ्लो चार्ट पढ़ाया था. मेरिट्स एंड एडवांटेजेस में इजी टू फॉर्म अपन ने देख लिया, लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज देख लिया, सीक्रेसी देख लिया, लाइबिलिटी देख लिया और रिस्क शेयरिंग देख लिया. तो लाइबिलिटी आपको पता है अनलिमिटेड होती है, इजी टू फॉर्म है, लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज आप रेस कर सकते हो, सीक्रेट होती है इन्फॉर्मेशन. ओके, रिस्क भी बराबर में बढ़ती है. अब अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशन आपको ऑलरेडी पता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है. इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, इसको स्टार्ट करने से पहले मिस्टर ए, बी और सी पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में. ठीक है, अब मिस्टर ए कैपिटल लेके आए 5 लाख रुपीज़, मिस्टर बी भी लेके आए 5 लाख रुपीज़ एंड मिस्टर सी भी लेके आए 5 लाख रुपीज़. ठीक है, इन्होंने पार्टनरशिप फर्म के नाम पर बिजनेस ऑपरेशंस रन करने के लिए एक लोन लिया फर्म के नाम पर. ठीक है, वो लोन इन्होंने लिया किसी XYZ इन्वेस्टर नहीं, किसी XYZ पार्टी से उन्होंने लोन लिया. ठीक है, मान लीजिए वो लीडिंग लेंडिंग इंस्टीट्यूशन बैंक ही है कोई. ठीक है, अब क्या हुआ कि इन्होंने अपने ऑपरेशंस रन करना चालू करे. ठीक है, अब स्टूडेंट्स ए, बी और सी में से सी की फैमिली में कुछ दिक्कत हो गई तो इसको ना अब्रॉड जाना पड़ा. अब ए और बी इकलौते यहाँ पर थे जो फर्म मैनेज कर रहे थे एंड सी वहाँ ही से मैनेज कर रहा था, बट उस लेवल पे मैनेज नहीं कर पा रहा था. बल्कि सी का बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज था सेल्स में. इससे लीड हुआ लॉसेस. इस वजह से क्या हुए, मासिव लॉसेस हुए आफ्टर 8-9 मंथ्स ऑफ टेकिंग लोन. ठीक है, तो लोन रीपे करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी. ठीक है, इनका कैपिटल था 15 लाख इन टोटल और इनने जो लोन का अमाउंट लिया था वो था 25 लाख और इन्होंने सारा पैसा ऑपरेशंस में लगा दिया था और इनकी रिजर्व्स में मान लीजिए कुल 10 लाख रुपए पड़े हुए थे. ठीक है, इनकी गुल्लक में कितने रुपए थे, ओनली 10 लाख रुपीस.
सो स्टूडेंट्स, ये 25 लाख का लोन रीपे करना है जिसकी रीपेमेंट अभी स्टार्ट तक नहीं हुई और इनको ऑलरेडी लॉसेस हो रहे हैं और इनके जो रिजर्व्स हैं इसमें लॉस होने के बाद कुछ लॉसेस और खर्चे रीपे करने के बाद अब केवल 8 लाख रुपीस बचे। सो 8 लाख में भरपाई थोड़ी ना कर पाएंगे 25 लाख की, तो इसलिए ए अपने घर से कुछ पैसे लेके आता है, बी और सी भी, चाहे वो अपने पर्सनल एसेट्स बेचे, चाहे लॉकर का कैश उठा के लाएं, चाहे बैंक अकाउंट से पे करें, वो उनका हेडेक है, बट इनके पर्सनल एसेट्स लाइबल हो जाएंगे। मतलब इन तीनों की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या कि केवल इनके एक्सटेंट ऑफ शेयर कैपिटल तक के लाइबल होंगे। मतलब ए सिर्फ 5 लाख लेके आएगा, बी सिर्फ 5 लाख और सी सिर्फ 5 लाख, पर ऐसा पार्टनरशिप में नहीं होता। पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर आप पे नहीं कर पा रहे हो और आपका अमाउंट कितना बचा है 25 माइनस 8, ठीक है, अराउंड 17 लाख, ठीक है, तो 17 लाख 15 लाख की इनकी जमा पूंजी थी, 15 लाख तो ये लाइबल हैं ही, बट उसके बियॉन्ड भी लाइबल है, अपने घर से पर्सनल एसेट्स को बेच के और पैसा पे करेंगे बैंक का। तो आपको समझ आया हाउ अनलिमिटेड लाइबिलिटी वर्क्स। सो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, partners are liable to repay the debts even from their personal resources, ठीक है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, so go to your home, check your locker and then take out the cash. If you don't have the cash, sell your TV, sell your fridge, sell your bedding, sell your house, sell your anything, but pay the debt. ऐसा बोलता है पार्टनरशिप। ओके, सो एनीथिंग मतलब एसेट्स। So in case the business assets are not sufficient to meet its debts, the liability of partners is both joint and several. मान लीजिए ए बी और सी पार्टनर्स हैं, तो अगर ए ने पूरी लाइबिलिटी पे कर दी है तो बी और सी ए के लिए लाइबल है, ठीक है, ए को पैसे देंगे। सो जॉइंट एंड सेवरल है, आप साथ में भी पे कर सकते हो, आप अलग अलग भी पे कर सकते हो, बट लेटर ऑन आप एडजस्ट करते रहना आपस में, ये चीज़ बोली जाती है। सो लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज बोथ जॉइंट एंड सेवरल विच में प्रूव टू बी अ ड्रॉबैक फॉर दोज पार्टनर्स हु हैव ग्रेटर पर्सनल वेल्थ, ठीक है। मान लीजिए ए के पास ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है, तो सब बोलेंगे ए अभी तुम पैसे दे दो, लाइबिलिटी पूरी कर लो, बाद में हम आपको दे देंगे। तो जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है ना, वो थोड़ा सफ़र करता है। They will have to repay the entire debt in case the other partner are unable to do so, ठीक है। फिर बाद में बी और सी को भले ही पैसे देना पड़ेगा, बट जिस वक्त कर्जा अराइज हो रहा है, जिस वक्त पे करने का टाइम आ गया है, तब जो सबसे अमीर होगा उसको बोला जाएगा भाई तू अभी पैसे दे दे, लेटर ऑन वी विल गिव। ओके, सो ऐसा चलता है। Now students, this was the concept of unlimited liability, which is the major drawback of partnership. Limited resources. Now, sole proprietorship से बड़ी है पार्टनरशिप, बट कंपनी से छोटी है, रिसोर्सेज तो अभी भी लिमिटेड है। सो देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स and hence the contribution in terms of capital investment is usually not sufficient to support large scale business operation. As a result, partnership firm face problem in expansion beyond a certain size. अगर उन्हें एक्सपेंशन करना है तो अब उन्हें कंपनी खोलनी पड़ेगी, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में एक्सपेंशन का स्कोप थोड़ा लिमिटेड ही होता है। ओके, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। अब एक म्यान में 2 तलवार होती है, तो झगड़े तो होते ही हैं। सिमिलरली एक पार्टनरशिप फर्म में अगर 2 से 3 पार्टनर्स हैं तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे। ओके, सो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, पार्टनरशिप इज रन बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन वेयर इन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज शेयर्ड. Difference in opinion on some issues may lead to disputes between partners. Further, the decision of partners are binding on other partner. Thus, an unwise decision by someone may result in financial ruin for all others. In case a partner desires to leave the firm, this can result in termination of partnership. There is a restriction on transfer of ownership. तो कन्फ्लिक्ट्स अराइज होना तो पक्की बात है, क्योंकि अगर डिसीजन मेकिंग होती है ना पार्टनर्स में, उन लोग डिसाइड करते हैं कि इस साल सेल्स टारगेट इतना रखते हैं, दूसरा वहीं बोलेगा नहीं पिछले साल मीट नहीं हो पाया तो इस साल ऐसे अनरियलिस्टिक टारगेट्स नहीं बनाएंगे। सो इन सब चीज़ों में ना स्टूडेंट्स यहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, इसलिए ये भी एक लिमिटेशन है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू लैक ऑफ कंटिन्यूटी। अनदर लिमिटेशन, अगर पार्टनरशिप की डेथ हो जाती है, पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर रिटायरमेंट हो जाता है किसी भी पार्टनर का, तो पार्टनरशिप हो सकता है कि कंटिन्यू ना हो इफ़ अदर पार्टनर्स वांट, ठीक है, अगर चाहें तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो फ्रेश एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा और फिर वो कंटिन्यू कर सकते हैं, बट डेथ और रिटायरमेंट के केस में या इंसॉल्वेंसी या ल्यूनेसी के केस में कोई भी पार्टनर जो है अगर इस फेसिस से गुजर रहा है तो पार्टनरशिप एंड हो सकती है। अब आपको डेथ तो समझ में आ गया,
रिटायरमेंट तो समझ में आ गया। व्हाट इज इंसॉल्वेंसी? मतलब आप दिवालिया हो गया है कोई पार्टनर, उसके पास पैसे ही नहीं बचे हैं टू पे, ठीक है, बैंकक्रप्ट हो गया है। ना अदर हैंड ल्यूनेसी, अगर कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया है, मतलब उसकी सोचने सुनने समझने की कैपेसिटी नहीं है, तो फिर इस केस में ल्यूनेसी अराइज होती है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट legally required to publish its financial reports, make it other related information public। अब क्योंकि यहाँ पर हम सीक्रेसी मेंटेन करते हैं और रजिस्ट्रेशन भी ऑप्शनल होता है, इसके अलावा डीड भी ऑप्शनल होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो पब्लिक को रिपोर्ट्स हैं अकाउंट्स बनाए पब्लिक को शो करें। अब पब्लिक को पता ही नहीं होता, इसलिए पब्लिक को इस फर्म पे कॉन्फिडेंस नहीं आता जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो अपने अकाउंट शो नहीं करती है, ठीक है। सो a partnership firm is not legally required to publish its financial reports or make other related information public. It is therefore difficult to for any member of the public to ascertain true financial status of partnership. As a result, the confidence of the public in partnership is generally low. ठीक है, so ये था अपना lack of public confidence. Now we have understood features, merits and limitations. अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। इट इज़ अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स। सो चलिए इसको देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर में फर्स्ट है एक्टिव पार्टनर, सेकेंड है स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, थर्ड है सीक्रेट पार्टनर, फोर्थ है नॉमिनल पार्टनर। एंड उसके बाद नॉमिनल पार्टनर के भी टू टाइप्स हैं, नॉमिनल पार्टनर बाय ईस्टॉपल, नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक है। और इस सब का एक कंपैरिजन चार्ट है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही होने वाला है पूरा पार्टनरशिप के टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के एरा में। तो हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, देन हम प्रोसीड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने हेडिंग डाल ली टाइप्स ऑफ पार्टनर। चलिए डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट है एक्टिव पार्टनर। नाउ हु इज एन एक्टिव पार्टनर? सो एक्टिव पार्टनर इज अ पर्सन और अ पार्टनर हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, हु शेयर्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, उसका प्रॉफिट एंड लॉसेस में भी शेयर होता है और वो कैपिटल भी लेके आता है, उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है और मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। सो ये सारी चीज़ें हैं। द एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, हिज लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड and he contributes capital in the firm, he gets share in the profit and loss of the company. So ये चार elements हैं जिनके अराउंड हम types of partnership जो हैं वो स्टडी करते हैं। फर्स्ट, contribution to capital. So active partner ऐसा पार्टनर होता है तो yes कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करता ही है, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो हैं उनका भी शेयर होता ही है उसका। इसके अलावा मैनेजमेंट में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और उनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, ठीक है, अनलिमिटेड। सो स्टूडेंट्स, अब आते हैं अपन सेकेंड पॉइंट पर, स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। सो स्लीपिंग पार्टनर से क्या मतलब? ये कुछ काम नहीं कर रहा है, ये सो रहा है, यस ऐसा ही कुछ है। देखिए, स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर इज वन हु डज नॉट पर्टिकुलरली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। यानी ये पार्टनर मैनेजमेंट में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ठीक है। इसका दूसरा नाम है डॉर्मेंट पार्टनर। ओके स्टूडेंट्स, दीज पार्टनर्स आर बाउंड बाय द एक्टिविटीज ऑफ अदर एक्टिव पार्टनर्स। तो ये जो पार्टनर्स हैं इनको दूसरे जो एक्टिव पार्टनर्स काम करते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है और वो आर्ग्यू नहीं कर सकते कि आपने डिसीजन क्यों लिया, बिकॉज यू आर स्लीपिंग व्हेन द मैनेजमेंट इज वर्किंग। नाउ नेक्स्ट, दीज पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल, येस दे contribute to capital and get share in profit and losses, the liability is unlimited। तो सब कुछ सेम है, बस वो मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेता। सब कुछ सेम है किससे? एक्टिव पार्टनर से, बस वो मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेते, राइट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स कम टू द अदर टाइप ऑफ पार्टनर, दैट इज सीक्रेट पार्टनर। सो सीक्रेट यानी इसके बारे में किसी को पता नहीं है, राइट। सो सीक्रेट पार्टनर इज वन हुज एसोसिएशन और रिलेशन विद द फर्म इज नॉट नोन टू आउटसाइडर्स। मान लीजिए ए बी सी शुरू में दिख रहा है पार्टनरशिप में है, बट एक डी भी है सीक्रेट पार्टनर जिसके बारे में किसी को नहीं पता। सो यस, ये सीक्रेसी जो है यहाँ पर मेंटेन हो रही है। ओके, सो ही कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल, कैपिटल लेके आता है, पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में, लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है, बट किसी को नहीं पता कि वो फर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ नॉमिनल पार्टनर, सो नॉमिनल पार्टनर है नॉट द रियल पार्टनर्स ऑफ द फर्म। सबसे बड़ी बात, ये रियल पार्टनर होते ही नहीं है, ये कोई कैपिटल नहीं लेके आते। फर्स्ट थिंग, ये कैपिटल नहीं लेके आते।
सेकेंड थिंग, डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं करते। एंड नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, डू नॉट हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी नहीं होती, मतलब ये लॉसेस अगर हो तो इनके घर के पर्सनल एसेट्स लाइबल नहीं होते। ओके, एंड डू नॉट गेट एनी शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉसेस, इनको P&L में भी कोई शेयर नहीं मिलता। द नॉमिनल पार्टनर ओनली लेंड्स हिज नेम एंड रेपुटेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म, ही इज लाइबल टू आउटसाइडर्स, बट ये आउटसाइडर्स को लाइबल होते हैं। For the debts which the outsider have given to the firm believing that he is partner in the firm. For example, Mr. X है, Mr. X की मार्केट में बहुत नाम है, उनका नाम सुनते ही लोग डील्स फिक्स कर लेते हैं क्योंकि उनकी गुडविल इतनी अच्छी है। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनका नाम बहुत ज़्यादा होता है मार्केट में, उनकी गुडविल बहुत अच्छी होती है, उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, तो हर फर्म उनको अपना पार्टनर बनाना चाहती है। वो पार्टनर तो बन जाते हैं बट वो कुछ भी नहीं करते, वो सिर्फ अपना नाम, अपना जो उनकी जो रेपुटेशन है ना वो यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट वो कैपिटल नहीं लेके आते, सेकंड वो मैनेजमेंट में कुछ पार्ट नहीं करते, वो सिर्फ एक पार्टनर है बस नाम के। ओके, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है, मतलब अगर कुछ फर्म को नुकसान हो जाता है तो उनके पर्सनल एसेट्स लाइबल नहीं होंगे, और प्रॉफिट एंड लॉसेस भी शेयर नहीं करते। पर वो सिर्फ और सिर्फ अपना नाम देते हैं। वन मोर ट्विस्ट हियर, अगर उनके नाम होने की वजह से फर्म में, मान लीजिए अगर XYZ फर्म में मिस्टर एक W हैं जिनके नाम की वजह से कोई पर्टिकुलर सेलर या ट्रेडर ने पर्टिकुलर फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है सिर्फ उनके नाम की वजह से कि W इस फर्म में है, और वो कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान हो जाता है, तब फिर वो लायबल होगा क्योंकि उनकी रेपुटेशन थी, उनके नाम की वजह से वो व्यक्ति ने ट्रेड करी, ठीक है, तब वो लायबल होगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है ही इज लायबल टू आउटसाइडर्स फॉर डेट्स विच आउटसाइडर्स हैव गिवन टू द फर्म बिलीविंग दैट ही इज अ पार्टनर इन द फर्म। समझ आया आपको स्टूडेंट्स? तो ये था नॉमिनल पार्टनर्स का केस। नाउ नॉमिनल पार्टनर्स की टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, नॉमिनल पार्टनर बाय ईज़स्टॉपल, और सेकेंड होता है बाय होल्डिंग आउट। सो द पर्सन हु एक्सेप्ट्स दैट ही इज अ पार्टनर in the partnership firm by his own words or conducts is known as nominal partner by estoppel. He is liable for the debts which the firm gets because of his reputation. For example, एक मिस्टर एक्स है, ठीक है, वो एक्टिव पार्टनर थे पार्टनरशिप फर्म में, उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया, तो मिस्टर ए जो पार्टनर नहीं थे, ठीक है, रिक्वेस्ट द फाइनेंशियर टू गिव लोन to the firm as he is also a partner in that firm, then Mr. A will be considered as the nominal partner by estoppel. If the partnership firm fails to pay back the loan, then the financier can claim the loan from Mr. A. ठीक है, सिंपल सी बात है। देखिए, तीन लोग थे, मैं आपको एक इजी एग्जांपल देती हूँ, ये आपकी बुक का एग्जांपल है, वो भी मैं समझाऊंगी, बट हो सकता है स्टूडेंट्स आपको टफ लगे। सो पहले अपन ये वाला एग्जांपल समझेंगे, फिर अपन ये वाला एग्जांपल समझेंगे, एंड क्वालिटी एजुकेशन के साथ अच्छे से पूरे कंसेप्ट को समझेंगे। ओके, नाउ ABC तीन पार्टनर्स थे। अब इनकी फर्म में थोड़े बहुत पैसों की कमी हो गई, तो इन्होंने एक लोन के लिए अप्लाई किया। जब लोन लेने गए तो बैंक ने बोला कोलेट्रल दो, ठीक है, बैंक इनको लोन नहीं दे रही थी, ठीक है। एक पर्सन थे एक्स, इनकी बहुत रेपुटेशन थी मार्केट में, इन्होंने बैंक के मैनेजर को बोला मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ, लोन दे दो, ठीक है। उसका नाम चलता था, मिस्टर एक्स का नाम चलता था, तो तुरंत ही इनको लोन मिल गया। अरे एक्स तो बैठा है, मान लीजिए ABC लोन नहीं रीपे कर पाए तो कौन लायबल होगा? तब एक्स लायबल होगा। ये होता है पार्टनर बाय ईस्टॉपल। ये है नहीं एक्चुअली पार्टनर, ना कैपिटल देता है, ना मैनेजमेंट पार्ट लेता है, ना प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करता है, पर वो हेल्प कर देता है फ्रॉम हिज रेपुटेशन। अब आपके मन में आ रहा होगा मैम हम इनको कुछ भी पैसे नहीं देते, हम इनको कुछ अमाउंट नहीं देते, यस इनकी कुछ आपस में फिक्सिंग होगी, ठीक है, क्योंकि कोई भी काम कोई भी व्यक्ति फ्री में नहीं करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया पार्टनर बाय ईस्टॉपल, जिसने खुद बताया अपने शब्दों से कि मैं पार्टनर हूँ। एक्स ने क्या बोला बैंक मैनेजर को, मैं हूँ ना पार्टनर, आप तो मुझे जानते ही है ना सर। तो ABC फर्म ने बोला
कि हाँ हाँ ये हमारे पार्टनर है, ताकि लोन मिल जाए. सो ही इज पार्टनर बाय ईस्टॉपल. सो स्टूडेंट्स, ये था एग्जाम्पल. अब आते हैं इस वाले एग्जाम्पल में, सेम है, बस ABC की जगह A लिख दिया है. ओके, सो सेम है, बस यहाँ पे एक पार्टनर है, वहाँ मैं फर्म की बात कर रही थी. So the person who accepts that he is a partner in the partnership firm by his own words or conduct is known as nominal partner by estoppel. Okay students, चलिए next, partner by holding out. So partner by holding out क्या होता है? The partner who does not call himself as a partner. अब ईस्टॉपल में वो खुद बोल रहा था मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ, लोन दे दीजिए, खुद से बोल रहा था अपने शब्दों से. यहाँ पर वो खुद से नहीं बोल रहा है. ओके, बात ध्यान रखना. इन द फर्म बट हु डज नॉट ऑब्जेक्ट व्हेन अदर कॉल्स हिम एज अ पार्टनर इन द फर्म. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि मैं तो कभी बाहर का खाना नहीं खाती, ठीक है, पर जब खाना सामने रखा होता है तो मैं ये भी नहीं बोलती कि मैं तो खाती नहीं, चुपचाप उठा के खा लेती हूँ. 2 साइडेड फेस होता है. सिमिलरली यहाँ पर A, B और C पार्टनर्स हैं एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में. एक मिस्टर D भी हैं. सो कोई आउटसाइड पार्टी आई, उन्होंने बोला, ABC से पूछा कि क्या आपके कोई और पार्टनर है? ABC चुप, ठीक है. D से पूछा क्या आप इस फर्म में पार्टनर हो? ठीक है, वो तब बोलता है कि चुप, कोई जवाब नहीं देता. पर अगर कोई उसको बोलता है ना D तो इस फर्म का पार्टनर है, तब भी वो चुप रहता है. मतलब कि वो किसी को शो नहीं कर रहा कि मैं पार्टनर हूँ, ना ही उसके फर्म के अदर मेंबर्स शो कर रहे हैं. कोई कुछ पूछता है तो वो चुप हो जाता है, ताकि सामने वाला कंफ्यूजन में हो. ओके स्टूडेंट्स, सो नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही है. द पार्टनर who does not call himself as a partner in the firm but who does not object when others call him as a partner in the firm, he is also called partner in the firm. So Mr. A shows no objection to the statement of Mr. X. There Mr. A will be called as nominal partner by holding out. He will be able to pay the debts of the company which got used by taking his name. Okay, सो अगर आप बोल नहीं रहे हो और आप शो भी नहीं कर रहे हो बट आप पार्टनर हो, तो आप पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हो. मतलब अगर आप अपने मन से, खुद से, अपने वर्ड्स में बोल दो आई एम द पार्टनर इन दिस फर्म, जबकि आप कुछ नहीं करते उस फर्म में, तो आप पार्टनर बाय ईस्टॉपल हो. आप बोलो नहीं, बट आपके एक्ट्स डिफाइन करें, तो आप पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हो. ठीक है, समझ में आया? सो ये था अपना केस, नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. अब आते हैं अपन कंपैरिजन एनालिसिस पे. सो एक्टिव पार्टनर, तो एक्टिव पार्टनर सारी चीज़ें करता है, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू कैपिटल, पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है. स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर सब चीज़ें करता है, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू कैपिटल, पर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि वो तो स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉसेस उससे मिलते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है. नाउ सीक्रेट पार्टनर, ये सब कुछ करता है पर सामने वाले, बाहर वालों को नहीं पता चलता कि वो पार्टनर है. सो कंट्रीब्यूट कैपिटल, सीक्रेटली पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, गेट शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉसेस, अनलिमिटेड लाइबिलिटी. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डिफरेंस. नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय ईस्टॉपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. सो कैपिटल में भी कंट्रीब्यूट नहीं करते, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं करते, शेयर भी नहीं मिलता प्रॉफिट एंड लॉसेस में, बट लाइबल होते हैं अगर उनका नाम यूज़ करके कुछ नुकसान हो गया हो तो. सो लाइबल फॉर द डेट विच पार्टनरशिप फर्म एक्वायर्ड बाय यूजिंग देयर नेम. इसमें ईस्टॉपल में वो खुद से बताता है बाय वर्ड्स कि मैं पार्टनर हूँ, इसमें वो बताता नहीं है, बट अगर कोई उससे पूछता है कि आप पार्टनर हो तो तब वो चुप रहता है, मतलब वो है, ठीक है, इनडायरेक्टली शो कर देता है कि मैं हूँ. तो उसको बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप पे, द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप आखिर बनती कैसे है, ठीक है. सो पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर पर्सन्स एंटर इनटू एन अग्रीमेंट, रिटन और ओरल, सो अगर 2 पार्टनर्स या 2 से ज़्यादा पार्टनर ओरली सारी टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं
या फिर रिटर्न एग्रीमेंट बना रहे हैं तो फिर ये पार्टनरशिप फॉर्म हो रही है। दिस एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटर्न, जैसे मैंने बोला बात करके डिसाइड कर लो या रिटर्न डीड बना लो। ओके, नाउ नेक्स्ट, टू अवॉइड डिस्प्यूट्स इन द फ्यूचर इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट। कोई भी चीज़ में डिस्प्यूट्स ना हो इसलिए ये बोला जाता है रिटर्न एग्रीमेंट हो। आफ्टर साइनिंग द एग्रीमेंट द पार्टनरशिप फर्म कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। एक बार आप एग्रीमेंट बना लेते हो, चाहे ओरल चाहे रिटर्न, वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड। मैंने जैसे पहले भी बताया था कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लो तो वेल एंड गुड, नहीं कराते हो तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी। ओके, but partners of the firm prefer to get the firm registered because registered firm gets some benefits which unregistered firm do not get। जैसे पार्टनर्स फर्म पे केस फाइल कर सकते हैं, फर्म पार्टनर पे केस फाइल कर सकती है, पार्टनर्स दूसरे पार्टनर्स पे केस फाइल कर सकते हैं, पार्टनर्स आउटसाइड पार्टीज पे केस फाइल कर सकते हैं, आउटसाइड पार्टीज पार्टनर्स पे केस फाइल कर सकती है, फर्म पे केस फाइल कर सकती है। सो ये सारे बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे अगर कुछ हो गया फ्यूचर में, तो अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। ओके, सो इसलिए रजिस्ट्रेशन प्रेफर करती हैं बहुत सारी फर्म्स, बट कंपलसरी नहीं है। देन डीड, डीड में क्या क्या होता है? डीड एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं, इसको अपन बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। नाउ इट इज स्टैम्प्ड पेपर ऑन विच रूल्स एंड रेगुलेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप आर रिटन। यहाँ पे राइट्स एंड ड्यूटीज भी लिखी होती है। कॉमन कंटेंट्स क्या है? नेम ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, नेचर ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस, एड्रेस ऑफ ऑफिस, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। नेक्स्ट डीड में लिखा होता है PSR, राइट्स एंड ड्यूटीज, मोड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड बाय पार्टनर्स ऑन द अमाउंट विड्रॉन, यानी ये होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी लिखना होता है अपन को। अमाउंट ऑफ सैलरी, अगर कोई पार्टनर सैलरी विड्रॉ कर रहा है तो कितनी कर रहा है वो भी लिखना होगा। प्रोविजन रिगार्डिंग रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन, यानी कोई रिटायर हो गया या फर्म डिसॉल्व होनी है तो कैसे होनी है उस बारे में भी लिखना होगा। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, लड़ाई हो गई तो कैसे झगड़ा सुलझाया जाएगा वो भी लिखना होगा आपको। वेदर इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर्स एटसेट्रा। ठीक है, सो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। नाउ रजिस्ट्रेशन, सो लीगली तो कंपलसरी नहीं है, बट रजिस्ट्रेशन कराओ तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। सो लीगली इट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर अ पार्टनरशिप फर्म टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड। Then also partners prefer to get the firm registered because an unregistered firm suffers from a lot of following disadvantages and serious problems. पहला, consequence of non-registered firm। अगर आपकी फर्म नॉन रजिस्टर्ड है, बीइंग इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, फिर उसके बाद a partner of an unregistered firm cannot file a case against the partnership firm। ठीक है, ABC पार्टनर्स हैं तो ABC में से कोई भी व्यक्ति फर्म पे केस फाइल नहीं कर सकता। अगर मान लो सैलरी नहीं मिली, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिला, आप कुछ नहीं कर सकते। देयर इज नो सोल्यूशन इफ योर फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड। नेक्स्ट, a partner of an unregistered firm cannot file a case against any other partner of unregistered firm. An unregistered firm cannot file a suit against any third party or outsider for the recovery of claim. Unregistered firm cannot file a case against any of the other partners. So ये सारी चीज़ें कि आप लीगल चीज़ें नहीं कर सकते। So ये था। फिर नेक्स्ट आता है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। सो पार्टनरशिप फर्म कैन बी रजिस्टर्ड एनी टाइम, कभी भी आप रजिस्ट्रेशन कर लो, चाहे आप जब बन रही है तब करो रजिस्ट्रेशन, चाहे कुछ साल बाद करो, इट डजेंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 परमिट करता है। वेदर द पार्टनर्स डिजायर टू गेट इट रजिस्टर्ड, टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड पार्टनर्स हैव टू अप्लाई टू द रजिस्ट्रार। एक रजिस्ट्रार होता है, मान लीजिए ABC पार्टनरशिप फर्म है तो इनको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जाना पड़ेगा और एप्लीकेशन देनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, एक फॉर्म होता है जो भरना होता है। ठीक है, जैसे बैंक अकाउंट आप खुलवाते हो, अप्लाई करते हो तो फॉर्म भरते हो, सिमिलरली अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, विद द रजिस्ट्रेशन फीस अलॉन्ग विद एप्लीकेशन ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी सप्लाइड। एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें लगती हैं कि आपकी फर्म का नाम क्या है, फिर प्लेस कौन सी है जहाँ पर बिजनेस है, एड्रेस, फिर उसके बाद कोई और प्लेस जहाँ फर्म अपना बिजनेस कैरी ऑन करेगी, एडिशनल ऑफिस। नेक्स्ट है डेट ऑफ एडमिशन, नेक्स्ट है नेम्स एंड परमानेंट एड्रेस, ड्यूरेशन।
एप्लीकेशन जो है, जो आप रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन दोगे, ये सारे पार्टनर्स साइन करेंगे, मस्ट बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। रजिस्ट्रार सारी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करेगा, फिर उस इन्फॉर्मेशन को सेटिस्फाई हो गया अगर, तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा, मतलब अब रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मैं आपको सारे स्टेप्स फिर से बताऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो सारे स्टेप्स फिर से बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखना कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जो पार्टनर्स हैं ये अप्लाई करेंगे कि हमें अपनी जो पार्टनरशिप फर्म है वो रजिस्टर करानी है। फिर नेम, एड्रेस, एडिशनल एड्रेस, ये सारी चीज़ें देंगे, डीड वगैरह ये सब देंगे। डीड वो बाद में बना सकते हैं, ये सब देंगे। और रजिस्ट्रार क्या करेगा, इनकी सारी डिटेल्स को वेरीफाई करेगा। अगर सब सही निकला तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दे देगा कि हाँ अब ये बिजनेस कमेंस कर सकते हैं, ताकि ये ऑथेंटिक है। ओके, अब समझ आया आपको। नाउ केस स्टडी नंबर 1। अगर केस स्टडी नहीं पढ़ी तो बिजनेस स्टडीज़ का क्या काम। सो निकाल लीजिए अपनी Q&A रजिस्टर। ओके स्टूडेंट्स, सो केस स्टडी नंबर 1, A, B and C are partners in a firm manufacturing auto parts. The firm is not registered. In order to increase, यहाँ ये बात पे ध्यान देना, not registered. In order to increase the earnings of the firm, B decided to use low quality raw materials without the knowledge of A and C. As a result, many accidents were reported by the consumers and a case were filed against them. Is this wrong act of B binding on A and C? Yes. B की गलती की वजह से A और C भी भुगतेंगे। सो येस, द रॉन्ग एक्ट ऑफ बी इज बाइंडिंग ऑन A एंड C, क्योंकि फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, बेचारे A और C तो केस भी नहीं कर पाएंगे B पर। ठीक है, स्टेट द फीचर रिलेटेड टू दिस। तो म्यूचुअल एजेंसी कैरिड ऑन बाय ऑल, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बी ने पूरी फर्म के बिहाफ पे डिसीजन लिया लो क्वालिटी मटेरियल्स का, फिर सफ़र सब ने किया। नाउ नेक्स्ट, कैन कंज्यूमर फाइल अ केस ऑन अनरजिस्टर्ड फर्म। सो येस, आउटसाइडर्स तो फाइल कर सकते हैं, बट आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड है। कैन A एंड C फाइल अ केस ऑन B? नो, क्योंकि फर्म अनरजिस्टर्ड थी तो अब ये B की करनी ये लोग भुगतेंगे। ठीक है, कैन नॉट फाइल अ केस ऑन ईच अदर। ओके, सो ये था अपना केस स्टडी। नाउ लेट्स कम टू केस स्टडी नंबर 2. XYZ have mutually decided to set up a small factory in rural area. They decided to hide the association of X with the factory to outsiders, and Y will not take part in day-to-day activities of the business due to his health issues. ध्यान से समझिए क्या हुआ। XYZ म्यूचुअली डिसाइड किया कि हम एक छोटी सी फैक्ट्री ओपन करते हैं गाँव में। ठीक है, उन्होंने देखा, they decided to hide the association of X with the factory to outsiders, यानी उन्होंने बोला कि X पार्टनरशिप फर्म में है, फैक्ट्री में है, ये हम बाहर वालों को नहीं बताएंगे। एंड वाई विल नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे एक्टिविटीज़, और वाई जो है वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेगा, बट वो पार्टनर रहेगा। Z विल टेक एक्टिव पार्ट, मतलब पूरा काम कौन करेगा? Z और X, बट X के बारे में बाहर वालों को नहीं पता है। ठीक है, वेन एवर दे हैव प्रॉब्लम इन गेटिंग क्रेडिट और फाइनेंशियल हेल्प दे यूज द नेम ऑफ द फ्रेंड P. ठीक है, with his consent. Briefly explain various types of partners mentioned in the above paragraph. तो आपके मन में ऑलरेडी आंसर्स आ चुके होंगे। X हो गया अपना सीक्रेट पार्टनर, क्योंकि उसका नाम बाहर पता नहीं है। Y हो गया स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, क्योंकि वो मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेता। फिर Z हो गया एक्टिव पार्टनर, क्योंकि वो सारी चीज़ें कर रहा है। और लास्ट में जो P हो गया नॉमिनल पार्टनर, यहाँ P आना चाहिए। P हो गया अपना नॉमिनल पार्टनर। अब हो सकता वो नॉमिनल पार्टनर बाय ईस्टॉपल है, क्योंकि वो कंसेंट दे रहा है। ठीक है, सो पार्टनर बाय ईस्टॉपल है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हो गई अपनी केस स्टडी नंबर 2. सो नाउ डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप. सो ये डिफरेंस बिटवीन आपके 4 to 5 मार्क्स में आते हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट. सो गवर्नड बाय पार्टनरशिप तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द्वारा गवर्नड है, और सोल प्रोप्राइटरशिप का तो कोई एक्ट ही नहीं है. नंबर ऑफ पर्सन मिनिमम टू मैक्सिमम 100 कौन बोलता है? 464 ऑफ कंपनीज एक्ट. और यहाँ पर एक ही मेंबर होता है, वही ओनर होता है. बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एग्रीमेंट से बनता है, और वहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं होता. रिस्क यहाँ पर जॉइंटली बियर होती है, वहाँ उसको अकेले बियर करना पड़ता है सोल प्रोप्राइटर को. नेक्स्ट,
फाइनेंस, यहाँ ज़्यादा फाइनेंस मिल सकता है, यहाँ स्मॉल। डिसीजन मेकिंग यहाँ बटा हुआ है और यहाँ क्विक डिसीजन यानी क्योंकि एक अकेला ही व्यक्ति है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट PSR में डिवाइड होगा, यहाँ पर वो अकेले ही उसको प्रॉफिट इंजॉय करेगा। गवर्न बाय वही सेम पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अब अपन डिफरेंस देख रहे हैं। सो गवर्न बाय पार्टनरशिप एक्ट और इसका हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो लेटर अमेंड हुआ था 2005 में। नंबर ऑफ पर्सन मिनिमम टू मैक्सिमम 100, वहाँ नंबर ऑफ पर्सन है मिनिमम टू मैक्सिमम नो लिमिट। जितनी बड़ी फैमिली उतने ज़्यादा को पार्टनर्स, इट डिपेंड्स ऑन फैमिली। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मेल और फीमेल यहाँ दोनों ही बन सकते हैं, वहाँ फीमेल कैन नॉट बी एक्टिव मेंबर ऐसा बोला जाता है। पर हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2005 में जिसने ये इक्वालिटी वाला जो बायस है वो हटा दिया। अब मेल और फीमेल दोनों ही बन सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट मैनेजमेंट, यहाँ सारे पार्टनर्स की मैनेजमेंट होती है, यहाँ कर्ता के पास सिर्फ मैनेजमेंट होती है, को पार्टनर्स के पास जो है वो मैनेजमेंट नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए इसको नोट डाउन करिए। सो आई होप आपने इसे नोट डाउन कर लिया है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें, सो लाइबिलिटी में जो पार्टनरशिप है उसमें सारे मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मैंने आपको एक पॉइंट और पढ़ाया था, जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, म्यूचुअल एजेंसी जो होती है। सो अगर हम यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी भी, जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी, ठीक है। सो बट वहीं अगर अपन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करें तो केवल कर्ता की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, बाकी सारे अदर मेंबर्स यानी कौन, को पार्टनर्स, इन सब की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है उनके शेयर इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, चलिए डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। सो प्रॉफिट कैसे डिवाइड होता है आपको ऑलरेडी पता है। पार्टनरशिप में प्रॉफिट्स जो हैं वो PSR के अकॉर्डिंग शेयर होते हैं। PSR का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर ना बना हो या उन्होंने डीड में स्पेसिफाई नहीं किया हो तो इक्वली शेयर होते हैं। ओके, सो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट में प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमॉन्ग ऑल द पार्टनर इन द रेशियो डिसाइडेड इन पार्टनरशिप डीड। एंड आप एक और पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं, इफ no ratio is decided, then इक्वली प्रॉफिट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं 1:1:1 या जितने भी पार्टनर्स हैं उसके रेशियो में। ओके, वहीं अगर बात करें HUF की तो इक्वल शेयर होता है प्रॉफिट में हर मेंबर का। नाउ माइनर, पार्टनरशिप में जो माइनर है वो कभी पार्टनर नहीं बन सकता, बट हाँ बेनिफिट्स के लिए एंटर हो सकता है। पर यहाँ पर जो माइनर है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मेंबर बन सकता है, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में स्टूडेंट्स जो एडमिशन हो रहा है वो हो रहा है बाय बर्थ। सो एक इन्फेंट भी मेंबर होता है, उसको अपन बोलते हैं को पार्टनर। हाँ, ऐसा होता है कि उनके पास थोड़े मनी हैंडलिंग्स कम होती हैं और मनी मैटर्स जो हैं उनके 18 ईयर्स के बाद ही उनको सौंपे जाते हैं, बट येस यहाँ पर तो बर्थ के अकॉर्डिंग ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है इन द बिजनेस, क्योंकि वो फैमिली बिजनेस है। पर यहाँ माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। जैसे यहाँ मैंने आपको एक लाइन अभी जस्ट बोली कि माइनर बेनिफिट्स के लिए पार्टनर बन सकता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बेनिफिट्स? सो मान लीजिए A, B और C 3 पार्टनर्स थे, ठीक है, जिसमें C की जो एज है वो 17 ईयर्स से कम थी। अब C ने किसी प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, फर्म के लिए वो एक एडिशनल प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता था। अब जो बाहर के लोग हैं अगर उन्हें वो प्रॉपर्टी से जो रिकवरी है वो नहीं हो पाई या कुछ लोन वोन जो लिया है वो नहीं हो पाया, तो वो जो माइनर है वो उस लोन की भरपाई नहीं करेगा। बट हाँ, अगर प्रॉफिट्स हो रहे हैं ना फर्म में तो माइनर प्रॉफिट का शेयर जरूर ले लेगा। बट अगर लॉसेस हो रहे हैं, भरपाई नहीं हो पा रही, तो ये सारे लॉसेस जो हैं वो कवर नहीं होंगे माइनर के एरिया में, बाकी पार्टनर्स उन लॉसेस की भरपाई करेंगे। सो माइनर केवल बेनिफिट्स के लिए एंटर होता है, बट माइनर बाकी चीज़ों के लिए नहीं होता, केवल और केवल बेनिफिट्स के लिए एंटर होता है। सो माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। ओके स्टूडेंट्स, आया आपको समझ में? नाउ
Let's move to the same topic which I was carrying on, that is minor as a partner. So students, minor होते कौन है? As per Majority Act जो है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति 18 ईयर्स की एज क्रॉस कर चुका है तो दैट इज़ अ मेजर, एंड अगर 18 ईयर्स से कम है तो दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ माइनर. ओके, तो मैं सीधे सीधे बोल देती हूँ कि जो 18 वर्ष से कम उम्र के लोग होते हैं वो होते हैं माइनर. सो पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पर्सन्स हु अग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय देम. As such, minor is incompetent to enter into a valid contract. Minor is incompetent to enter into a valid contract. इसको मैं आपको समझाती हूँ स्टूडेंट्स. एक एक्ट होता है जिसका नाम होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. उस एक्ट का एक सेक्शन 10 होता है जो ये बोलता है कि अगर कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसकी बहुत सारे एसेंशियल्स होते हैं, जैसे मिनिमम 2 पार्टीज. सेकेंड एसेंशियल होता है पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. अब कॉम्पिटेंट कौन सी पार्टी होती हैं? जो 18 वर्ष से नीचे की ना हो वो कॉम्पिटेंट होती हैं. जो साउंड माइंड की हो, यानी कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम या दारू नहीं पी हो, अल्कोहल कंजम्पशन ना हो, या फिर ल्यूनाटिक ना हो, या फिर इंसेन माइंड ना हो, तो ऐसे लोग जो हैं वो इनकॉम्पिटेंट होते हैं. सो अगर कॉम्पिटेंट होना है तो आपको मेजर होना पड़ेगा, प्लस लॉ द्वारा आप डिस्क्वालीफाइड नहीं हो सकते. मान लो कोई कोर्ट केस चल रहा है, लॉ ने आपको कॉन्ट्रैक्ट करने से मना करके रखा है, तो वैसे भी पर्सन्स इनकॉम्पिटेंट होते हैं. आप इंसेन हो, अनसाउंड माइंड के हो, ल्यूनाटिक यानी कभी होश में रहते हो कभी नहीं, कभी भी कुछ भी बोल देना, और ड्रंकन पर्सन, ये सारी कैटेगरी के लोग इनकॉम्पिटेंट होते हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और इनके द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स इस परिस्थिति में इनवैलिड होते हैं. अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मेजर होना चाहिए. सो यहीं पर ये बात लिखी है, एज सच माइनर इज इनकॉम्पिटेंट. तो इनकॉम्पिटेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता. किसके अकॉर्डिंग? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग. पर यहाँ पे with others, he cannot become a partner in any firm. However, a minor can be admitted to the benefits of a partnership firm with mutual consent of all the partners. यानी मान लीजिए A, B, C, D 4 पार्टनर्स हैं. मिस्टर C जो है वो 16 ईयर्स के हैं, ठीक है. इन सब ने डिसाइड करा कि C को भी अपन बेनिफिट्स के लिए रख देते हैं. तो एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से फर्म को नुकसान हुआ, कोई भी XYZ सिचुएशन की वजह से फर्म को लॉस हो गया 2 लाख का. तो ये 2 लाख की जो लॉस की भरपाई है ये केवल A, B और D करेंगे, पर C जो है वो इस लॉस की भरपाई नहीं करेगा, क्योंकि माइनर केवल किसके लिए एंटर होता है स्टूडेंट्स? बेनिफिट्स के लिए. आप सुनिए नेक्स्ट बात. अगर प्रॉफिट होता है, देखिए अगर प्रॉफिट होता है फॉर एग्जाम्पल लाइक 50,000 का, तो ये प्रॉफिट चारों में डिवाइड होगा, A, B, C एंड D. तो आपने समझा इस बात को कि माइनर केवल और केवल बेनिफिट्स के लिए एंटर होता है. ओके, नाउ in such cases the liability will be limited to the extent of the capital contributed by him in the firm. ठीक है. अब यहाँ पर जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी उनके शेयर के अकॉर्डिंग होगी, बट हाँ माइनर का कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर वो लाइबल होता है, जहाँ पर उसने कुछ ऐसे एक्ट्स कमिट करे हो जो लाइबल होने के दायरे में आते हैं एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बट वो वाले पॉइंट्स आपके सिलेबस में आते नहीं हैं. इसलिए जो आपके सिलेबस के लिए रिलेवेंट है स्टूडेंट्स हम वही पढ़ेंगे. ओके, चलिए आई होप आपको ये समझ आया. फर्दर देखते हैं. ही विल नॉट बी एलिजिबल टू टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. अगर हम उससे एक्सपेक्ट करें कि वो आए और एक्टिव पार्ट ले मैनेजमेंट में, इट इज़ नॉट अलाउड. वो मैनेजमेंट में कुछ ध्यान ही नहीं देगा. क्या आपको पता है कि माइनर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो क्या बोला जाता है कोर्ट की भाषा में? उसको बोलते हैं किसी मंद बुद्धि ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी इनमें दिमाग नहीं है, ये अभी बच्चे हैं. तो बच्चे सीखने की स्टेज में होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो दे आर नॉट केपेबल इनफ, तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और मैनेजमेंट में भी एक्टिव पार्ट नहीं ले सकते. दस अ माइनर कैन शेयर ओनली द प्रॉफिट्स एंड कैन नॉट बी आस्क्ड टू बियर द लॉसेस. जो मैंने आपको एग्जाम्पल लिख के समझाया था, कौन सा वाला, जो जस्ट इसके प्रायर वाली स्लाइड में सिखाया था, ABCD वाला. हाउएवर ही
ही कैन इफ ही विशेस इंस्पेक्ट द अकाउंट्स ऑफ द फर्म। क्या माइनर फर्म के अकाउंट्स चेक कर सकता है? एब्सोल्युटली यस। तो अगर वो चाहे तो फर्म के अकाउंट्स का इंस्पेक्शन कर सकता है। इन फैक्ट ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी माइनर हैज़ टू डिसाइड वेदर ही वुड लाइक टू बिकम अ पार्टनर इन द फर्म और नॉट। ठीक है, सपोज आप माइनर हैं किसी फर्म में, आप बेनिफिट्स के लिए एडमिट तो हो गए हैं। आप जब 18 वर्ष के हो जाते हैं, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको उस फर्म का हिस्सा बने रहना है या नहीं। अगर आपने डिसाइड किया तो अब आप एज इक्वल टू अदर पार्टनर्स होंगे, और अगर आपने नहीं डिसाइड किया तो आपका वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट नहीं, आपका जो एडमिशन हुआ था वो एंड हो जाएगा इनटू द पार्टनरशिप। सो स्टूडेंट्स, माइनर को मेजॉरिटी होने पर ये डिसाइड करना पड़ता है कि उन्हें पार्टनरशिप में रहना है या नहीं, क्योंकि बेनिफिट्स की दुनिया हो गई है ख़त्म। अब टाइम आ गया है कि लॉसेस भी बियर करने ही पड़ेंगे, क्योंकि माइनर हो गया है 18 से ऊपर। ओके, सो ये था हमारा माइनर एज अ पार्टनर का नेक्स्ट सेगमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही हैज़ टू गिव अ पब्लिक नोटिस ऑफ हिज डिसीजन विद इन 6 months ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी। इसको मैं समझाती हूँ। मान लीजिए कि मॉन्टी एक पार्टनरशिप फर्म ABC ट्रेडर्स में बेनिफिट्स के लिए मॉन्टी का एडमिशन हुआ था। प्रॉफिट्स का शेयर तो मिलता था, बट लॉसेस में कोई शेयर नहीं मिलता था। स्टूडेंट्स, तब मॉन्टी की एज थी 16 ईयर्स। 2 साल तक ऐसा चलता रहा। जब मॉन्टी मेजर हो गया, यानी मेजॉरिटी की स्टेज पे आ गया, 18 से ऊपर हो गया, अब इसको डिसाइड करना है कि क्या ये पार्टनर बने रहना चाहता है या नहीं बने रहना चाहता। तो अगर वो पार्टनर बने रहना चाहता हो या नहीं बने रहना चाहता हो, तो उसको ना एक नोटिस देना पड़ेगा दूसरे पार्टनर्स को। क्या देना पड़ेगा? मॉन्टी को एक नोटिस देना पड़ेगा। कब नोटिस देना पड़ेगा? 18 वर्ष का जैसे ही वो हुआ, उससे 6 महीने के अंदर अंदर उसे स्टूडेंट्स वो नोटिस देना पड़ेगा। अब उस नोटिस में वो क्या बताएगा कि या तो वो बनना चाहता है पार्टनर, या तो वो नहीं बनना चाहता। नहीं बनना चाहता तो वहीं पे उसका जो एडमिशन वाला क्राइटेरिया था माइनर के कैटेगरी में, वो कैंसिल हो जाएगा और फर्दर वो बेनिफिट्स नहीं अवेल कर पाएगा। एंड नेक्स्ट, अगर वो बनना चाहता है तो फिर वो प्रॉपर नोटिस में लिख दे, यस आई वांट टू कंटिन्यू दिस पार्टनरशिप एज अ मेजर। ओके, इफ ही फेल्स टू डू सो, अगर उसने ये नोटिस नहीं दिया, स्टूडेंट्स, विद इन 6 months ही विल बी ट्रीटेड एज फुल फ्लेश्ड पार्टनर। अगर नोटिस नहीं दिया तो मान लिया जाएगा कि वो फर्म का पार्टनर है, मतलब कि अब उसे लॉसेस में भी जो है वो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एंड विल बिकम लाइबल टू द डेट्स ऑफ द फर्म टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंट, मतलब उसके पर्सनल एसेट भी लाइबल हो जाएंगे इन द सेम वे एज अदर एक्टिव पार्टनर्स आर। ओके, सो यहाँ पर मेजर पॉइंट्स क्या थे टू राइट? सबसे पहले तो माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन से सेक्शन ने दिया था? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट जो अपन को नोट डाउन करना है, माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म विथ म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। ठीक है, उसकी लाइबिलिटी जो होगी, अगर वो एंटर होता है तो उसकी लाइबिलिटी बहुत ही रेयर होगी, और पर्सनल एसेट्स तो लाइबल होंगे ही नहीं, केवल उसके कैपिटल के एक्सटेंट तक उसकी लाइबिलिटी होगी। अगर उसने कैपिटल नहीं लाया हो तो बस सिर्फ अदर पार्टनर्स ही लॉसेस को बियर करेंगे। नाउ ये वाला पॉइंट भी आपको लिखना है, पर्सनल एसेट्स माइनर के लाइबल नहीं होते। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ही विल नॉट बी एलिजिबल to take an active part in the management of the firm. Thus a minor can share only the profits and cannot be asked to bear the losses. However, if he can, if wishes, inspect the books of accounts. Status changes when he attains majority. ठीक है, on majority he has to decide what does he want to do. ठीक है,
क्या करना है डिसीजन में, उसको एक नोटिस देना है 6 मंथ्स के अंदर अंदर, जब वो 18 वर्ष का हो जाएगा उसके बाद 6 मंथ्स के अंदर अंदर नोटिस देना है। अगर उसने नहीं दिया तो ये मान लिया जाएगा कि वो पार्टनर तो है। अब सारे एसेट्स उसके पर्सनल भी लायबल हो जाएंगे क्योंकि वो अनलिमिटेड क्राइटेरिया में आ जाता है। ओके, अनलिमिटेड लाइबिलिटी के क्राइटेरिया में। सो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया स्टूडेंट्स। अगर आपको इस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी डाउट्स हैं, प्लीज आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गाइड यू देयर। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप हमने पार्टनर्स के टाइप तो देखे, एक्टिव पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, बट पार्टनरशिप के भी टाइप्स होते हैं। सो पार्टनरशिप कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 2 फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर है स्टूडेंट्स ड्यूरेशन एंड सेकेंड फैक्टर है लाइबिलिटी। सो ड्यूरेशन का मतलब होता है टाइम पीरियड और लाइबिलिटी का मतलब होता है अगर नुकसान हुआ तो भरपाई कौन करेगा। ओके, चलिए। सो पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। सो देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। सो अगर हम फ्लो चार्ट बनाएं, सो आप लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। पार्टनरशिप जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है स्टूडेंट्स पार्टनरशिप एट विल, ठीक है, और दूसरी होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, आप पूरा लिखना पार्टनरशिप। ओके, नाउ partnership at will and particular partnership on the basis of liability, there will be 2 types including one with limited liability and the other with unlimited liability. liability के basis पे 2 तरह की partnership होती है, limited liability partnership and unlimited liability partnership. okay, so unlimited liability वाली normal partnership होती है। now partnership at will, this type of partnership exists at the will of the partners, ठीक है। इट कैन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द पार्टनर्स वॉन्ट एंड इज टर्मिनेटेड व्हेन एनी पार्टनर गिव्स अ नोटिस ऑफ विड्रॉल ऑफ पार्टनरशिप टू द फर्म। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, इससे पहले मैं आपको ये वाला समझा देती हूँ। पार्टनरशिप एट विल, विल का मतलब क्या होता है, हमारी इच्छा से, हमारी जो है हम जो चाहे वैसा ही होगा। सो अगर सभी पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि पार्टनरशिप कंटिन्यू करेगी तो वो माना जाएगा कि पार्टनर्स के ऊपर है कि पार्टनरशिप कब बंद होगी कब चालू होगी, उसको बोलते हैं एट विल। अगर कोई एक भी पर्सन, मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, एक भी पर्सन विड्रॉ कर लेता है ना अपनी कंसेंट कि मुझे पार्टनरशिप नहीं करनी, ये जो पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाएगी। सो पार्टनरशिप एट विल कुछ इसी तरह से है। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ पार्टनर्स, इट कैन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द पार्टनर्स वांट एंड इज टर्मिनेटेड व्हेन एनी पार्टनर गिव नोटिस ऑफ विड्रॉल ऑफ पार्टनरशिप टू द फर्म। समझ आया आपको? मान लीजिए ए बी सी और डी ये पार्टनर्स थे, इन्होंने डिसाइड करा कि हम इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेंगे 2 इयर्स तक एंड फिर देखेंगे अगर हमसे हो पा रहा है तो ठीक, नहीं तो हम सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, इस दौरान 2 साल के बीच में ही सी ने विड्रॉ कर लिया दैट आई एम नो मोर पार्ट ऑफ दिस 2 ईयर थिंग। सो सी ने नोटिस दे दिया दूसरे पार्टनर्स को एंड फर्म को भी, तो यहाँ से पार्टनरशिप एट विल खत्म हो गई। सो पार्टनरशिप एट विल इसी तरह चलती है अपनी स्वयं इच्छा से। नाउ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप? पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी 2 कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार हैं और इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आपको ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना है। वो बनते हैं ना, फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन करना है मान लीजिए, या ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना है, फ्लाईओवर। और ये कॉन्ट्रैक्ट की जो अमाउंट कोट की गई थी वो थी 2 करोड़ इनिशियल, एंड देन मिड में वो देंगे 4 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड देन लास्ट में 1 करोड़ एट कंप्लीशन। सो टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट थी वो थी 7 करोड़। सो यहाँ पर
जैसे ही ये जो फ्लाईओवर है इन्होंने काम चालू किया और 3 साल के अंदर अंदर ये फ्लाईओवर बन गया। 3 साल ही बोला था उन्होंने बनाने को, काफ़ी बड़ा फ्लाईओवर था, तो ये बन गया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पे क्या पार्टनरशिप खत्म हो गई? यस, खत्म हो गई। सो पर्टिकुलर पार्टनरशिप ऐसी होती है जो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हो, से कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग or an activity to be carried for a specified time period is called particular partnership. It dissolves automatically when the purpose for which it was made is successfully accomplished. Okay, so it was formed is fulfilled and when the time duration expires. एक और चीज़ है, अगर फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन 3 इयर्स जो बोला गया था उसमें नहीं हुआ तब भी पार्टनरशिप एंड हो जाएगी। हाँ, बशर्ते अगर उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन को रिवाइज कर लिया हो विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं? पर्टिकुलर पार्टनरशिप कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए होते हैं। जब प्रोजेक्ट बन जाए तो पार्टनरशिप खत्म, जब उसकी ड्यूरेशन खत्म हो जाए तो पार्टनरशिप खत्म। हाँ, अगर टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर दिए ना स्टूडेंट्स, तब तो पार्टनरशिप कंटिन्यू होगी। नाउ जनरल पार्टनरशिप। सो जनरल पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी की बात करें तो जनरल पार्टनरशिप वही होती है जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स। गवर्निंग एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड, माइनर एंटर हो सकता है ओनली फॉर बेनिफिट्स। सारे पार्टनर्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन पीएसआर शेयर करते हैं। अगर पीएसआर या डीड साइलेंट है तो फिर इक्वली शेयर होता है। यही सब पढ़ाया था मैंने आपको। और बहुत सारे तरह के पार्टनर्स होते हैं। सो लाइबिलिटी के बेसिस पे भी पहला होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सो इन द जनरल पार्टनर्स द लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड एंड जॉइंट। The partners enjoy the right to participate in the management of their firm and acts are binding on each other as well as on the firm. मतलब carried on by all, any one of them acting for all. Okay students, तो और अगर कोई व्यक्ति की डेथ हो गई है, कोई पागल हो गया है, ठीक है, या फिर कोई इंसेन हो गया है, ड्रंकन पर्सन है, ऐसे लोगों की वजह से पार्टनरशिप बहुत अफेक्ट होती है। और रिटायरमेंट और एडमिशन इंसॉल्वेंसी ऐसे केसेस होते हैं। एडमिशन एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। एडमिशन तब होता है जब कोई पार्टनर विलिंग हो फर्म में आने के लिए या फर्म को किसी पार्टनर की नीड है तो। ओके, नाउ लिमिटेड पार्टनरशिप, ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपके मन में आ रहा होगा मैम लिमिटेड पार्टनरशिप मतलब ऐसी भी पार्टनरशिप होती है जिसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है, मतलब पार्टनर्स जितना कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है केवल वहीं तक लाइबल होंगे, मतलब कि उनके घर के पर्सनल एसेट्स लाइबल नहीं होंगे। यस स्टूडेंट्स, ऐसी पार्टनरशिप होती है, उसको हम बोलते हैं LLP। ओके, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, in limited liability partnership the liability of at least one partner is unlimited whereas the rest may have limited liability. Such type of partnership does not get terminated with death, lunacy or insolvency of the firm of the limited partner. The limited partner do not enjoy the rights of the management and their acts do not bind the firm. Okay, and the other partner, registration of such partnership is compulsory. अब मैं आपको इसको डिटेल में समझाती हूँ। स्टूडेंट्स, एक एक्ट होता है LLP एक्ट 2008, साथ साथ में प्लीज़ लिखते जाइए अपनी कंसेप्ट रजिस्टर में। LLP एक्ट 2008 या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 बोलता है कि अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या कितने भी और पार्टनर्स पार्टनरशिप खोलना चाहते हैं तो वो खोल सकते हैं और इनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड नहीं होगी। ठीक है, इनकी लाइबिलिटी कैसी होगी? लिमिटेड होगी। पर सारे डिसीजंस किसके होंगे? सारे डिसीजंस फर्म के होंगे और अनलिमिटेड पार्टनर्स के होंगे। अब क्या ये सारे मेंबर्स जिनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, यानी कि इनके घर के पर्सनल एसेट्स लाइबल नहीं है, यानी केवल जितना इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है वो वहीं तक लाइबल हैं, ठीक है, तो इन लोग मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले सकते, मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले सकते। अगर किसी पार्टनर का, मान लीजिए ये वाला पार्टनर है A, इसका रिटायरमेंट हो गया तो क्या LLP खत्म होगी? नहीं। इस पार्टनर की डेथ हो गई, क्या LLP खत्म होगी? नहीं। ये पार्टनर पागल हो गया, क्या LLP खत्म होगी? ल्यूनैटिक? नहीं। ये पार्टनर ड्रंकन पर्सन है और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या LLP खत्म होगी? नहीं। ठीक है, तो इस पार्टनरशिप में लोग चाहे आए चाहे जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे ही लाइबिलिटी लिमिटेड है, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है,
सो ये था लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसका पूरा एक कंप्लीट चैप्टर भी होता है आपके ग्रेजुएशन एंड अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड ये चैप्टर इस नाम से होता है LLP एक्ट 2008। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये, ठीक है। मैं आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जब कराऊंगी तो मैं आपको इसका आंसर लिखने का एक तरीका बताऊंगी। नाउ दिस फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप वॉज नॉट परमिटेड इन इंडिया अर्लियर। The permission to form partnership firms with limited liability has been granted after the introduction of new small enterprise policy in 1991. The idea behind such a move has been to enable the partnership firms to attract equity capital from friends and relatives of small scale entrepreneurs who were earlier reluctant to help due to existence of unlimited liability clause in the partnership form of business. अब आप सबके मन में आ रहा होगा, मैम LLP क्यों खोलना जब कंपनी है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। LLP क्यों खोले जब कंपनी है? कंपनी में भी तो मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। सो यहाँ पर हम पार्टनरशिप में LLP क्यों ओपन कर रहे हैं? सो स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप में बहुत बड़ा एडवांटेज होता है फ्लेक्सिबिलिटी। पार्टनर्स जब चाहें आपस में मिल बांट के डिसीजंस करते हैं, ठीक है। जो साथ में पार्टनर्स होते हैं ना, वो उनका थोड़ा इनफॉर्मल अप्रोच होती है टू द डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और वो साथ में एक साथ बैठते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं। बट कंपनी में डिसीजन केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। शेयर होल्डर्स जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो मैनेजमेंट में पार्ट ले सकते हैं, बट एक्चुअल डिसीजंस नहीं ले सकते। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बिल्कुल कंपनी की तरह ही होती है, पर एक्ट अलग है। इसका एक्ट है LLP एक्ट 2008 और इसका एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013। LLP में जो पार्टनरशिप होती है उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है पार्टनर्स की, और यहाँ पर पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। तो ये वाला फीचर तो दोनों का सेम ही है। नाउ LLP में जो पार्टनर्स होते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी इंजॉय करते हैं। पार्टनरशिप में कंपनी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, सारे डिसीजंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं, ठीक है। सो केवल उस वजह से लोग LLP फॉर्म करते हैं। पहले तो अलाउड नहीं था, बट ये वाली पॉलिसी आई थी जिसके बाद इंडिया में भी ये टाइप की पार्टनरशिप आने लगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा कंप्लीट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा टॉपिक। एंड चलिए आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सारे कंसेप्ट्स अच्छे से नोट डाउन करने हैं स्टूडेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट Q&A रजिस्टर में सारे क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज़ को अच्छे से पढ़ना है। आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे। ये एक ऐसा फ्री एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो प्लेलिस्ट सेक्शन है हमारे यूट्यूब चैनल पे, इस पे आपको सारी वीडियो सिस्टमैटिक तरीके से मिल जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी वेबसाइट पे फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए, so links are given in the description below. Apart from that, we have our other social media handles too, that is Instagram, Twitter, Facebook, Telegram and WhatsApp. So you can join them from the links given below in the description. If you have not shared this video with your other friends, then what is the need for coming together for studies? So अभी के अभी ही अपने सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करो एंड उनको बताओ कि मैग्नेट ब्रेन्स क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी आपको हैवी फीस, ह्यूज सम्स पे नहीं करने पड़ेंगे। आप घर बैठे एट द कंफर्ट ऑफ योर मोबाइल फोन एंड यू एंड योर टेबल आप पढ़ सकते हैं। ओके, सो हम आपको तैयारी कराते हैं CBSE बोर्ड की एज वेल एज फॉर सम स्टेट बोर्ड्स ऑल्सो इन इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। हमारा हिंदी मीडियम का एक सेपरेट चैनल है, गो चेक इट आउट इफ़ यू वांट टू सी हिंदी मीडियम लेक्चर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दीज आर द स्टेट बोर्ड्स जिसकी हम तैयारी करवाते हैं। अगर आपको वैदिक मैथ्स या स्पोकन इंग्लिश कोर्स में इंटरेस्ट है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो स्पोकन इंग्लिश कोर्स है उसके भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट सेक्शन में, यहाँ पर भी एंड हमारी वेबसाइट पर भी। सो स्टूडेंट्स अपनी इंग्लिश को एनहांस करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर टिल देन एंड मेंटेन योर नोट्स प्रॉपर्ली।